द डिबेट में आपका स्वागत है, जहां हम किसी विषय के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से चर्चा करते हैं। अक्सर हम अपनी जिंदगी को एक विशाल बुफे की तरह देखते हैं, जहां हम हर एक डिश अपनी प्लेट में भर लेना चाहते हैं। हाँ, हमें लगता है कि प्लेट खाली नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब हमें एक शानदार करियर भी चाहिए, एक परफेक्ट रिलेशनशिप भी चाहिए, समाज में रुतबा, इंस्टाग्राम पर वो चमकती हुई तस्वीरें, और इन सब के साथ साथ हम चाहते हैं कि हम हर वक्त खुश भी रहें, है ना? एग्जैक्टली, हम हर वक्त खुश रहना चाहते हैं और हमारे आसपास का पूरा सिस्टम, हमारा समाज हमें लगातार यही विश्वास दिलाता है कि अगर आपकी ये प्लेट पूरी तरह से भरी हुई नहीं है तो आप नाकामयाब हैं। सही बात है। एक ऐसा खोखलापन है जिसे आपको किसी भी कीमत पर भरना ही होगा, वरना आप इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। यही सिखाया जाता है हमें। लेकिन देखिए, जमीनी हकीकत यह है कि जब हम उस भारी प्लेट को उठाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे हाथ कांपने लगते हैं। बेहद चर्चित किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के वो मूल सिद्धांत हैं जो इस पूरी जीवन शैली पर एक बहुत तीखा प्रहार करते हैं, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगा विवादित नजरिया है। हाँ, ये दर्शन एक सीधा सवाल उठाता है, क्या जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहने और खुद को दुनिया में सबसे खास मानने की चाहत को पूरी तरह छोड़ देना और अपने हिस्से के दर्द और संघर्ष को खुशी खुशी स्वीकार करना ही सच्ची आजादी है? मैं आज इसी पक्ष को सामने रखूंगी। और मैं इसका दूसरा पहलू सामने रखूंगा। मेरा सवाल ये है कि क्या डोंट ट्राई यानी प्रयास न करने की मानसिकता और तुम खास नहीं हो जैसी बातें इंसान की स्वाभाविक महत्वाकांक्षा को कुचलने का काम नहीं करती? क्या ये दर्शन इंसान को एक ऐसी निराशावादी सोच की ओर नहीं धकेलता जहां वो कुछ बड़ा करने का सपना देखना ही छोड़ दे? और यही हमारी आज की बहस की नींव है। मैं इस दर्शन के पक्ष में अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगी। आज के दौर में जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है ना, या हमेशा खुश रहने का जो दबाव है, वो असल में हमारे मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। पर खुश रहना तनाव कैसे दे सकता है? क्योंकि हम उसे गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। किताब का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है कि ज्यादा सकारात्मक अनुभव की चाहत खुद में एक नकारात्मक अनुभव है। पैराडॉक्सिकल है बहुत ज्यादा। और अपने नकारात्मक अनुभवों को स्वीकार कर लेना खुद में एक सकारात्मक अनुभव है। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस वक्त हमारी बात सुन रहे हैं। वे शायद सुबह उठते ही सोशल मीडिया पर डूम स्क्रॉलिंग करते हैं। हाँ, किसी और की परफेक्ट वेकेशन की तस्वीरें देखते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें देखते हैं और अपनी सामान्य सी जिंदगी को कोसने लगते हैं। सच्ची स्वतंत्रता इस डोंट ट्राई के दर्शन में है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सोफे पर लेट जाएं और कुछ ना करें। तो फिर इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? छोड़ दें जो असल में आपकी अपनी वैल्यूज नहीं है। मतलब आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप कोई जादूगर नहीं हैं, आप एक औसत इंसान हैं। जब आप अपनी सीमाओं को मान लेते हैं और दर्द को दुश्मन मानने के बजाय उसे अपना शिक्षक मान लेते हैं, तभी आप एक अर्थपूर्ण जीवन की शुरुआत कर पाते हैं। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप कह रही हैं कि हमेशा खुश रहने की चाहत हमें बीमार कर रही है, लेकिन मैं मानव विकास के इतिहास और मनोविज्ञान के एक अलग पहलू से इसे देखता हूँ। बताइए। अगर इंसान के अंदर पॉजिटिव एक्सपीरियंस या कुछ बेहतर पाने की चाहत ना होती तो हम आज भी गुफाओं में रह रहे होते। इंसान की ये जो असंतोष की भावना है ना, कि आज जो है मुझे उससे बेहतर चाहिए, यही वो ईंधन है जिसने हर बड़े आविष्कार, हर क्रांति को जन्म दिया है। लेकिन क्या वो असंतोष हमेशा हेल्दी होता है? वो एक अलग बहस है। लेकिन जब आप लोगों को ये समझाना शुरू कर देते हैं कि समस्याओं को ही अपना जीवन मान लो, या तुम कुछ खास नहीं हो, बस एक साधारण इंसान हो, तो आप उस व्यक्तिगत चिंगारी को बुझा रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये चिंगारी बुझाना है। मुझे ये दर्शन जीवन की जटिलताओं से लड़ने का तरीका नहीं, बल्कि हार मान लेने का एक डिफेंस मैकेनिज्म लगता है। मतलब ये एक ढाल है। अगर हम कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर हम मान लेंगे कि हम औसत हैं, तो हमें असफल होने पर दर्द नहीं होगा। ये महत्वाकांक्षा की हत्या करके मन की शांति खरीदने का सौदा है, जो अंततः समाज को ठहराव की ओर ले जाएगा। आप इसे महत्वाकांक्षा की हत्या बता रहे हैं, लेकिन जरा इस बात पर गौर करें कि खुशी के पीछे भागने का हमारा जो मनोवैज्ञानिक तंत्र है, हमारा ब्रेन मैकेनिज्म, वो काम कैसे करता है? मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हाँ, सुख की ट्रेडमिल। एग्जैक्टली।
हम सोचते हैं कि एक बार प्रमोशन मिल जाए या वो नई गाड़ी आ जाए तो हम खुश हो जाएंगे। हम उस ट्रेडमिल पर बहुत तेज दौड़ते हैं, पसीना बहाते हैं और कई बार लक्ष्य हासिल भी कर लेते हैं। और फिर कुछ दिन बाद खुशी गायब हो जाती है। बिल्कुल, डोपामाइन का असर खत्म होते ही हमारा दिमाग वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। हम मानसिक रूप से वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। लेखक का तर्क यही है कि खुशी कोई अंतिम मुकाम नहीं है जिसे एक बार पा लिया तो वो हमेशा टिकी रहेगी। तो फिर खुशी है क्या उनके हिसाब से? खुशी असल में समस्याओं को सुलझाने का एक बाय प्रोडक्ट है। इसलिए जीवन का सही सवाल ये नहीं है कि मैं किस चीज से खुश रहूंगी, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि मैं कौन सा दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। कौन सा दर्द? मतलब सही संघर्ष चुनना। हाँ, जैसे एक स्टार्टअप फाउंडर रोज 16 घंटे काम करने का तनाव खुशी खुशी सहता है, क्योंकि वो उसका चुना हुआ अर्थपूर्ण संघर्ष है। आपकी ये बात कि खुशी समस्याओं को सुलझाने से आती है, सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी लगती है। लेकिन देखिए, जब हम लोगों से ये कहते हैं कि अपना सही दर्द चुनो, तो जमीनी हकीकत में ये इतना आसान नहीं होता। आसान तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है, मान लीजिए किसी ने एक करियर चुना, एक संघर्ष चुना, लेकिन कुछ सालों बाद उसे लगा कि ये तो गलत समस्या थी, इसमें जो दर्द है वो अर्थपूर्ण नहीं है। तब क्या होगा? तो वो अपना रास्ता बदल सकता है। पर क्या ये डोंट ट्राई का नियम उसे बहुत जल्दी हार मानने पर मजबूर नहीं कर देगा? मुझे चिंता इस बात की है कि ये दर्शन आज की पीढ़ी को मुश्किल चुनौतियों से भागने का एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना दे रहा है। मुझे लगता है आप डोंट ट्राई का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। एक सेकेंड, मैं बस ये पॉइंट पूरा कर लूं। जैसे ही किसी रिश्ते में या नौकरी में असली असुविधा आनी शुरू होती है, इंसान आसानी से कह सकता है, शायद ये मेरा चुना हुआ सही संघर्ष नहीं है, मुझे परवाह नहीं करनी चाहिए, और वो मैदान छोड़ देता है। ये हमें रेजिलियंस नहीं सिखा रहा, बल्कि दर्द से भागने का एक नया बौद्धिक तरीका दे रहा है। देखिए, आप डोंट ट्राई के अर्थ को प्रयास न करने से जोड़ रहे हैं, जबकि इसका असली मतलब है अनावश्यक चीजों पर ऊर्जा बर्बाद न करना। जब आप सही संघर्ष चुनते हैं तो आप हार नहीं मानते, बल्कि आप दर्द सहने की क्षमता विकसित करते हैं। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि लोग गलत संघर्ष क्यों चुनते हैं। वे अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने या खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए ऐसा करते हैं। यहीं से किताब का वो दूसरा बड़ा सिद्धांत जन्म लेता है, तुम खास नहीं हो या यू आर नॉट स्पेशल, जो कि मुझे बहुत ही समस्याग्रस्त लगता है। पर क्यों? आज के दौर में हमने लोगों को ये विश्वास दिला दिया है कि हर व्यक्ति अपने आप में दुनिया का सबसे अनोखा सितारा है। इसे मनोविज्ञान में नार्सिसिज्म की महामारी कहा जाता है। लेकिन हर कोई नार्सिसिस्ट तो नहीं होता ना। नहीं, पर लोग बिना कोई महान कार्य किए सिर्फ अपने अस्तित्व मात्र से सम्मान और सफलता के हकदार महसूस करने लगे हैं। जब आप मानते हैं कि आप बहुत स्पेशल हैं, तो आपका अहंकार ये स्वीकार ही नहीं कर पाता कि आपको आम इंसानों की तरह रिजेक्शन या असफलता का सामना करना पड़ सकता है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप नार्सिसिज्म और स्वस्थ आत्मविश्वास के बीच की रेखा को पूरी तरह मिटा रही हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो क्या आपको लगता है कि राइट ब्रदर्स ने ये मानकर हवाई जहाज का आविष्कार किया था कि वे महज दो औसत इंसान हैं? उन्होंने खुद को भगवान तो नहीं माना था। भगवान नहीं, पर या नेल्सन मंडेला ने जब रंग भेद के खिलाफ लड़ाई शुरू की, तो क्या वे ये सोच रहे थे कि मैं कोई खास नहीं हूं? देखिए, जब हम खुद को एक सांख्यिकी या औसत के रूप में देखने लगते हैं, तो हम उस असीम संभावना को नजरअंदाज कर देते हैं जो इंसान के भीतर छिपी है। पर ये असीम संभावना का भार ही तो लोगों को तोड़ रहा है। अपनी कमियों को स्वीकार करना विनम्रता है, लेकिन खुद को एक वैचारिक स्तर पर हमेशा औसत ही मानकर चलना इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। महान कार्य करने के लिए ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो असाधारण है। राइट ब्रदर्स या मंडेला का उदाहरण बहुत सटीक है, लेकिन आप उनके नतीजों को उनकी शुरुआत मान रहे हैं। मतलब राइट ब्रदर्स ने खुद को हवा में उड़ने वाला देवता नहीं माना था। उन्होंने खुद को ऐसे सामान्य मैकेनिक माना था जिन्हें हवा के दबाव और गुरुत्वाकर्षण की सामान्य समस्याओं को रोजमर्रा की मेहनत से सुलझाना था। पर उनका लक्ष्य असाधारण था। पर खुद को लेकर उनकी समझ यथार्थवादी थी।
जब आप खुद को नॉर्मल या औसत मानते हैं तो आपके कंधों से ये भारी दबाव हट जाता है कि आपको दुनिया को कुछ साबित करना है। ये आपको शांत दिमाग से अपने कौशल पर काम करने की आजादी देता है। महानता कोई जन्मजात पहचान नहीं है, यह एक सामान्य इंसान द्वारा बार बार किए गए सुधारात्मक प्रयासों का परिणाम है। और जब आप ये समझ लेते हैं कि आप कोई खास नहीं है, तभी आप जीवन की असली जिम्मेदारी ले पाते हैं। जिम्मेदारी का ये पॉइंट दिलचस्प है। बिल्कुल। अगर मैं खास नहीं हूं तो मेरी जिंदगी का मूल्य कैसे तय होगा? यह तय होगा मेरी रोज की चॉइस से। ये दर्शन कहता है कि आप हर पल चुनाव कर रहे हैं, यहाँ तक कि अन्याय के सामने चुप रहना भी एक चुनाव है। देखिए, चुनाव की बात पर मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ। ये सच है कि अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए नो कहना एक शानदार तरीका है। हाँ, नो कहना बहुत जरूरी है। जब हम हर छोटी चीज, हर सामाजिक निमंत्रण या हर फालतू बहस को यस कहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा बिखेर देते हैं। लेकिन लेखक का यह सिद्धांत कि तुम हमेशा चूज करते हो या यू आर ऑलवेज चूजिंग मुझे बहुत कठोर और असंवेदनशील लगता है। असंवेदनशील कैसे? जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो भयानक गरीबी में पैदा हुए हैं, या जो किसी युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे हैं, या जो किसी गंभीर आनुवांशिक बीमारी का शिकार हैं। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं जहां उनके पास सच में कोई विकल्प नहीं होता। मैं समझ रही हूँ आप किस ओर इशारा कर रहे हैं। एक बहुत ही शोषित या पीड़ित व्यक्ति से यह कहना कि तुमने ये परिस्थिति चुनी है या तुम हमेशा चूज कर रहे हो, मनोविज्ञान की भाषा में इसे विक्टिम ब्लेमिंग कहा जाता है। ये तो पीड़ित को ही उसकी पीड़ा के लिए जिम्मेदार ठहराने जैसा है। ये एक बहुत ही गंभीर आपत्ति है, और अगर इस सिद्धांत को गलत तरीके से समझा जाए तो ये वाकई विक्टिम ब्लेमिंग लग सकता है। लेकिन किताब गलती यानी फॉल्ट और जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक बहुत स्पष्ट लकीर खींचती है। वो कैसे? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी दिन आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और वहां एक नवजात शिशु रोता हुआ मिलता है। ठीक है। अब उस बच्चे को वहां छोड़ जाना आपकी गलती बिल्कुल नहीं है, आपने वो परिस्थिति नहीं चुनी। लेकिन अब उस पल से उस बच्चे के साथ क्या करना है, उसे पुलिस स्टेशन ले जाना है, उसे अपनाना है या दरवाजा बंद कर लेना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यानी परिस्थिति नहीं, प्रतिक्रिया हमारी जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली। गलती अतीत की घटनाओं से आती है जिस पर हमारा जोर नहीं होता, लेकिन जिम्मेदारी हमेशा वर्तमान में होती है। लेखक ये नहीं कह रहा कि आपके साथ जो बुरा हुआ वो आपकी चॉइस थी। वो कह रहा है कि उस ट्रॉमा के बाद आप उस दर्द को क्या अर्थ देते हैं और आगे अपना जीवन कैसे जीते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये बात गहराई तो रखते हैं। अगर हम हमेशा यही मानते रहेंगे कि चूंकि ये मेरी गलती नहीं थी इसलिए इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी मेरी नहीं है, तो हम जीवन भर खुद को एक असहाय पीड़ित ही मानते रहेंगे। मैं मानूंगा कि गलती और जिम्मेदारी के बीच का ये अंतर यकीनन इस दर्शन का सबसे परिपक्व हिस्सा है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेना इंसान को असहाय महसूस करने से बचाता है। बिल्कुल। लेकिन मेरा असली द्वंद्व तब शुरू होता है जब इस पूरे वैचारिक ढांचे को, मतलब संघर्ष चुनना, खुद को औसत मानना और जिम्मेदारी लेना, किताब के अंतिम और सबसे डार्क सिद्धांत से जोड़ा जाता है। आप मौत वाले अध्याय की बात कर रहे हैं। हाँ, फिर तुम मर जाते हो। लेखक का कहना है कि मौत की सच्चाई को स्वीकारना ही हमें आजादी देता है। बिल्कुल, क्योंकि मौत ही वो अंतिम आईना है जो हमारे जीवन के सभी भ्रमों, हमारे छोटे छोटे ईगो क्लैश और फालतू की चिंताओं को चकनाचूर कर देता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मौत पर इस तरह लगातार ध्यान केंद्रित करना लोगों को निहिलिस्टिक बना सकता है, शून्यवाद की ओर ले जा सकता है? शून्यवाद क्यों? क्योंकि जब इंसान को लगने लगता है कि अंत में सब कुछ राखी होना है, मैं भी नहीं रहूंगा और ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी, तो फिर जीवन में कोई भी प्रयास करने का अर्थ ही क्या है? हम अपनी वैल्यूज के लिए क्यों लड़ें? मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब प्रयास छोड़ना है। पर यह दर्शन एक बहुत ही अजीब विरोधाभास पैदा करता है ना। एक तरफ ये आपसे कहता है कि अपने लिए एक अर्थपूर्ण संघर्ष चुनो, पूरी जिम्मेदारी लो, और दूसरी तरफ कहता है कि एक दिन तुम मर जाओगे और तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। अगर अंत शून्यता है तो उस शून्य तक पहुंचने के रास्ते में उठाया गया दर्द अर्थपूर्ण कैसे हो सकता है?
ये विरोधाभास सिर्फ सतह पर दिखाई देता है। अगर हम मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत गहरा सच है। हमारे दिमाग की वायरिंग कुछ ऐसी है कि वो उसी चीज को मूल्यवान मानता है जो सीमित होती है, यानी स्केर्सिटी। हाँ, स्केर्सिटी ह्यूरिस्टिक। जिस चीज की मात्रा असीमित होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। अगर हमारा जीवन अनंत होता तो हमारे किसी भी चुनाव का या किसी भी संघर्ष का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि हमारे पास हर गलती को सुधारने के लिए अनंत समय होता। मौत ही वो डेडलाइन है जो जीवन में अर्थ पैदा करती है। तो डेडलाइन की वजह से चीजें जरूरी हो जाती हैं। जैसे किसी ने ट्विटर पर क्या कहा या पड़ोसी ने कौन सी कार खरीदी। मौत का विचार हमें शून्यवाद की ओर नहीं ले जाता, बल्कि वो एक लेजर बीम की तरह हमारे ध्यान को उन मुट्ठी भर चीजों पर केंद्रित कर देता है जो सच में हमारे लिए मायने रखती हैं। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि आप इसे सीमित समय की वैल्यू के नजरिए से देख रही हैं। ये सच है कि एक डेडलाइन हमें प्राथमिकताओं को तय करने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी जब हम इस पूरी किताब के दर्शन को एक साथ मिलाकर देखते हैं, पॉजिटिविटी की चाहत को एक मृग तृष्णा मानना, इंसान की महानता को नकारते हुए उसे औसत दर्जे पर रखना और अंत में हर चीज को मौत के परिप्रेक्ष्य में तौलना, तो एक समाज के रूप में यह मुझे बहुत ही रिएक्टिव जीवन शैली लगती है। रिएक्टिव? आप इसे प्रोएक्टिव नहीं मानते? नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम जीवन की क्रूरता से बचने के लिए या हारने के दर्द से बचने के लिए अपनी उम्मीदों को इतना नीचे गिरा रहे हैं कि हमें कभी चोट ही ना लगे। मैं अब भी दृढ़ता से मानता हूं कि मानव सभ्यता की उच्चतम संभावनाएं तब बाहर आती हैं जब हम सितारों को छूने का जोखिम उठाते हैं। पर उस जोखिम में बहुत से लोग टूट भी जाते हैं। हाँ, उसमें दर्द है, हारने का जोखिम है और शायद हम बहुत बार गिरेंगे, लेकिन उस असाधारण महत्वाकांक्षा के बिना हमारा जीवन महज एक सुरक्षित और उबाऊ अस्तित्व बनकर रह जाएगा। और मेरा दृष्टिकोण ये है कि अवास्तविक महत्वाकांक्षाएं और खुद को असाधारण साबित करने का जो दबाव है, वही आज के इंसान के सबसे गहरे मानसिक संताप का कारण है। अपनी साधारणता को अपनाकर ही हम एक ऐसा मानसिक सुकून और फोकस पा सकते हैं जो हमें सच में असाधारण परिणाम दे सकता है। मतलब आप कह रही हैं कि शांत रहकर ही हम बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल। खैर, मुझे लगता है कि हमारी आज की चर्चा एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक मोड़ पर पहुंच गई है। हम दोनों कम से कम इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि दूसरों को इम्प्रेस करने की अंधी दौड़, या जिसे हम मीनिंगलेस स्ट्रगल कहते हैं, वो पूरी तरह से विनाशकारी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। हम इस पर भी एक मत है कि दर्द जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, वो हमारा शिक्षक है, और अपनी परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेना इंसान को एक असहाय पीड़ित की मानसिकता से बाहर निकालता है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी असहमति इस बात पर कायम है कि क्या इंसान की स्वाभाविक महत्वाकांक्षा और खुद को खास समझने की प्रेरणा को खत्म कर देना सही है? मेरी नजर में वो प्रेरणा ही हमें जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाती है। और मेरी नजर में जमीन से जुड़े रहकर अपनी सीमाओं को समझना ही आसमान को छूने की पहली और सबसे यथार्थवादी शर्त है। तो अपनी चर्चा को समेटते हुए हम आपको वापस उसी विशाल बुफे और उस भारी प्लेट की ओर ले जाते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। आज की चर्चा के बाद सवाल ये नहीं है कि उस बुफे में क्या क्या उपलब्ध है या दुनिया आपको क्या क्या हासिल करने के लिए कह रही है। असली सवाल ये है कि आप जानबूझकर किन चीजों को अपनी प्लेट से बाहर रखने का साहस जुटा पाते हैं। बिल्कुल सही कहा। अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना है और अपना ऑर्डर ऑफ वैल्यू क्या तय करना है, ये पूरी तरह से आपका चुनाव है। क्या आप उन चीजों की परवाह कर रहे हैं जो सच में मायने नहीं रखती, और क्या आप उन समस्याओं का दर्द सहने के लिए तैयार हैं जो आपको एक अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाएंगी? ये वो सवाल है जिनके जवाब हर श्रोता को खुद ढूंढने होंगे। बिल्कुल। हम इन सवालों के साथ आपको छोड़ते हैं। आखिर जब आप अपनी जिंदगी के अंतिम सिरे पर खड़े होंगे तो आप खुद को किस अर्थपूर्ण संघर्ष के लिए याद रखना चाहेंगे, ये तय करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है।